हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है और लगातार अब कतारों में खड़े हैं लोग, अपनी वोटिंग करने का इंतजार कर रहे हैं। अंबाला में 10 बजे तक 2.3% अभी तक मतदान हो चुका है। सोनीपत में 4.6%, पंचकुला में 0.5% अभी तक मतदान हुआ है। रेवाड़ी में 0.6%, धारूड़ा में 10.8% और सांपला में 9% अभी तक मतदान हुआ है। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में निगम चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। मतदान इसको लेकर के हो रहा है। रेवाड़ी नगर पालिका परिषद के लिए भी वोटिंग की जा रही है। वहीं साथ ही साथ सांपला, धारूहेड़ा, उकलाना में नगर पालिका समितियों के लिए वोटिंग है और इसके जो नतीजे हैं वो 30 दिसंबर को सामने आएंगे, घोषित होंगे। और चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक बार फिर से आपको मिलवा देते हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है भाटी साहब आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बजरंग जी बहुत स्वागत है। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओंकार जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं लेकिन जरा सबसे पहले मैं भाटी साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पूरी तरीके से अब तैयारी है, वोटिंग इस वक्त की जा रही है, मुद्दों के आधार पर यह चुनाव है और स्थानीय स्तर का यह चुनाव है। आपको लग रहा है कि जब स्थानीय स्तर का चुनाव है तो अब राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, शुरुआत में यहीं से कर रहा हूं, किसान आंदोलन जो चल रहा है राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना हुआ है, क्या इसका असर निगम नगर पालिका के चुनावों पर पड़ेगा, परिषद के चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, ये नगर पालिका और नगर निगम का चुनाव है जिसमें 3 नगर निगम है और बाकी नगर पालिका है। ये जो चुनाव है वो निश्चित तौर पर आपने एक बात कही थी कि क्या मुद्दों के आधार पर रहेगा। ये चुनाव मुद्दों के आधार पर ही लड़ा जा रहा है। भटकाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस और इनेलो तो चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन गाये बगाए जरा बरगलाने का काम तो करते रहते हैं लोग, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट नहीं थे इसलिए लड़े नहीं, जमीन है नहीं, आधार कुछ है नहीं इसलिए लड़े नहीं है। कांग्रेस के पास भी कुछ नहीं है सिवाय झूठ के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस में एक बौखलाहट है। बड़ौदा चुनाव को लेके एक उत्साह का उनके अंदर वो दिखावा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 5 साल में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम हुए और इस 1 साल में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जेजेपी और हमारे इंडिपेंडेंट विधायकों को लेकर के सरकार ने जो काम किए हैं उन सबको लेकर के हम लोगों के बीच गए हैं और सिलसिले वाइज क्या क्या काम कहां कहां पर हुए उस सब की सूची हमने बताई है। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि पिछले 10 साल माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही थी, उन्होंने क्या किया था, क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया और अब हमने किया है। उसके अलावा मैं किसान आंदोलन पर आता हूं। पहली बात तो हरियाणा प्रदेश के किसानों का इस आंदोलन में कहीं कोई भी योगदान दिखाई नहीं देता, क्योंकि हरियाणा में किसान को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जिसकी वो उम्मीद करता है, चाहे एमएसपी व्यवस्था हो, मंडी व्यवस्था हो, खाद और बीज का प्रबंध है। जो कांग्रेस के समय लंबी लाइनें लगती, जो हाहाकार होता था, आज नहीं है। उसके मैं छोटी सी बात कह करके समाप्त करूंगा। उसके अलावा किसान की खरीद है, बिल्कुल सही समय पर पूरी खरीद उनकी की गई, इसलिए हरियाणा के किसान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केवल और केवल वो लोग जो राजनीतिक भावना से ग्रसित हैं, जो लोग राजनीतिक भावना में विरोध करना ही चाहते हैं, विरोध ही उनका एक जीवन का एक घोषणा है उनकी, केवल वो लोग हैं, चाहे वो हरियाणा से हों, दूसरे प्रांतों से हों। ठीक है सर, उनके राजनीतिक ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि जिस रेस के लिए आज चर्चा हो रही है, जो जिन चुनावों को लेकर के बात हो रही है, उस रेस में तो इंडियन नेशनल लोकदल है ही नहीं। जी, मैं सबसे पहले तो बहुत शर्म की बात है जो ये बोल रहे हैं कि हरियाणा का किसान आंदोलन में नहीं है। इतनी बेशर्मी से ये लोग बोल देते हैं हरियाणा का किसान आंदोलन में नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा के सीएम को अंबाला में काले झंडे किसने दिखाए?
इनेलो का ये इस बेशर्मी चुनाव में की कोई बात- योगदान है क्या? चुनाव में कहीं है क्या? ऐसा जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। हमने चुनाव का बहिष्कार किया है किसान आंदोलन के पक्ष में। देश का किसान सड़कों पे बैठा है और आप चुनाव की बात कर रहे हो। ये बीजेपी की आदत है आपदा में अवसर तलाशने की। इन्होंने किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए आपके ताकि कहने जो का किसान ओंकार जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कैंडिडेट भी थे, आप लड़ना भी चाहते थे, लेकिन सिर्फ आप इन चुनावों का बहिष्कार करते हैं क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल, किसान आंदोलन इतनी ठंड में, हड्डियां गलाने वाली ठंड में सड़कों, और ये बोलते हैं कि हरियाणा का किसान उसमें शामिल ही नहीं है। अगर हरियाणा का किसान शामिल नहीं है तो इनके नेताओं को, इनके मुख्यमंत्री को काले झंडे कौन दिखा रहा है? क्या कांग्रेस दिखा रही है, इनेलो दिखा रही है? वो तो कह रहे हैं कि राजनीतिक दल है। मतलब किसान उनमें है ही नहीं। इससे ज्यादा और बेशर्मी क्या हो सकती है कि इनको किसान नजर ही नहीं आ रहा, इनको सिर्फ अपना फायदा और नुकसान नजर आ रहा है। ये अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए टीवी पे बैठ जाते हैं। कम से कम ये तो बताएं कि किसान के साथ क्या हो रहा है। आपको अगर किसान नजर नहीं आता, नहीं सर, तो मैं एक चीज और ये पूछना चाह रहा हूं ओंकार सिंह जी। मैं शुरुआत में मैंने भाटी साहब से भी यही सवाल किया था, मुद्दों के आधार पर है ये चुनाव? क्योंकि स्थानीय स्तर का चुनाव है तो मुद्दों पर आधारित होगा, या फिर जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसका प्रभाव ज्यादा है? देखिए, चुनाव कोई भी हो, जो आंदोलन चल रहा होता है उसका प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन किसान आंदोलन का इस चुनाव के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। इनके नेताओं की तो ये हालत है कि गांव में घुस भी नहीं सकते हैं, जा भी नहीं सकते हैं। ये ठीक है, ये नगर निकाय का चुनाव है, ये गांव का चुनाव नहीं है, लेकिन इनके नेताओं को इस चीज से अभी भी समझ नहीं आ रही है और ये बोल रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ विरोधी पार्टियों का चुनाव है। मैं अभी प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुन रहा था। बहुत अफसोस की बात है कि देश का जो किसान है वो सड़कों पे बैठा है और आप मन की बात कर रहे हो। लोकतंत्र की तो बात छोड़िए, जब राजतंत्र भी होता था तब भी राजा जनता की बात तो जरूर सुनता था। आज अगर बात होनी चाहिए तो जन की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए। आप अपने मन की बात कही जा रहे हो। आपके मन में क्या है क्या नहीं है, इससे जनता को कुछ लेना नहीं है। जनता को ये चाहिए कि जनता की समस्याएं दूर होनी चाहिए। आज किसान सड़कों पे, किसान की समस्याओं का हल होना चाहिए। अगर किसान कहता है कि हमें वो कृषि कानून नहीं चाहिए, तो क्यों जबरदस्ती किसान के ऊपर वो लादे जा रहे हैं? ठीक है, यही ठीक क्वेश्चन है। ये इस सवाल का जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए भाटी साहब। मैं उसके बाद बजरंग जी आपके पास भी आता हूं। ये बार बार कहा जा रहा है कि ये जो है स्थानीय स्तर के तो चुनाव हैं, लेकिन कोई भी आंदोलन अगर होता है देश के अंदर या प्रदेश में भी, उसका असर हर तरीके के चुनावों पर देखने को मिलता है। भाटी साहब। सुरेंद्र जी, देखिए, एक बड़ी विचित्र बात है। पहले तो मैं ओंकार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बात तो मानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी आपदा को अवसर में बदलना जानती है। हमने बदला है। कोरोना का जो पीरियड था, जिसके लिए अच्छे अच्छे देश, जो बड़े प्रगतिशील देश थे, वो धराशायी हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को जिस तरह संभाला, उस अवसर को हमने बिल्कुल जो है उस अवसर का लाभ लिया। उसके अलावा जो ये बेरोजगारी की बातें करते हैं, उसको चाहे सेल्फ फाइनेंस हो, कौशल विकास हो, तरह तरह की योजनाएं ला करके, जिसको ये कांग्रेस और अपोजिशन जिसको समझती नहीं थी, उसको अवसर में बदला है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं इस बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वो विषयों को छुआ है जो आम और जन सामान्य, एक गरीब से गरीब परिवार का, आज खादी ग्राम उद्योग की सेल कितने गुना बढ़ गई, कितने गरीब परिवारों को उसका लाभ मिला, शायद ये अनुमान नहीं लगा सकते। क्योंकि इन विपक्ष और कांग्रेस ने केवल और केवल किसान का और गरीब आदमी का शोषण करना सीखा है। इन्होंने पिछले 50 साल 70 सालों में यही किया है, इसलिए इन्हें गरीब का दर्द नजर नहीं आता। ठीक है। अब कहते हैं किसानों की बात नहीं की। मध्य प्रदेश का कार्यक्रम था और मध्य प्रदेश के किसानों का वो चलिए, पूरे देश ठीक है सर। भाटी साहब आता हूँ। बजरंग जी, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को किस तरीके से देख रही है? क्योंकि इससे पहले तक तो यही पशुपेश की स्थिति रहती थी कांग्रेस पार्टी के भीतर कि सिंबल पर चुनाव लड़े या नहीं लड़े,
पूरे देश को किसानों के लिए एक एक चीज का जवाब दिया, एक एक चीज का जवाब उन्होंने, ठीक है भाटी साहब, ठीक है उसका बजरंग जी, समझाया पूरे कानून का, उसके बावजूद ये कहते किसान की बात नहीं की। ठीक है भाटी साहब, ठीक है ठीक है सर, वापस लौटता हूँ जरा बजरंग जी। समर्थन कर रहे हैं, चल ही रहा है भट्टी साहब, तो चल ही रहा है, इसकी गाड़ी बदली हो रही है, बजरंग जी बताइए। रखी है ऐसे सिंधु जी, जहां चुनाव का सवाल है, कांग्रेस पार्टी 3 जो मेरे के चुनाव पंचकुला, अंबाला, सोनीपत हो रहे हैं, वो सिंबल पर लड़ रही है। वैसे चुनाव ये जो पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, जो मेयर का चुनाव है, ये एक पंचायती चुनाव होता है, भाईचारा का चुनाव होता है। मगर इन तीनों चुनावों के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि मैं पंचकुला ही बैठा हूं और जहां तक कि अनेकों मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और जहां किसान आंदोलन की आपने बात की है, किसान आंदोलन का भी मुद्दा है, और यहां तक कि कानून व्यवस्था है, काम धंधे ठप हो चुके हैं, और हमारे भट्टी साहब बोलते हैं कि किसान हरियाणा के बैठे ही नहीं है, और हमने बड़े विकास कार्य करवाए हैं। 6 साल के अंदर इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है। सर मैं बजरंग जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इससे पहले तक सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर के आपकी पार्टी के भीतर ही मंथन चलता रहता था और इसको लेकर के विरोधाभास भी हुआ है। आपको लग रहा है कि इस बार सिंबल पर यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका फायदा आपको मिलेगा? 100% फायदा मिलेगा। हरियाणा में पहली बार कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। इसका सबसे मोटा फायदा एक ये होगा, कांग्रेस के जो हमारे नेता है, वर्कर है, एक छतरी के नीचे काम करेंगे। दूसरा, भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की जो स्थिति है, ये हकीकत है, जी सही बात कहा सर, लेकिन अगर इतना फायदा है अगर सिंबल पर चुनाव लड़ने का, कांग्रेस पार्टी इससे पहले तक सिंबल पर क्यों नहीं चुनाव लड़ पाई? क्यों नहीं लड़ पाई? पार्टी के भीतर तो प्रदेश अध्यक्ष इससे पहले के जो थे वो यही मांग करते थे कि पार्टी जो है सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ये बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस सिंबल पर लड़ना चाहिए, मगर पार्टी हाईकमान जो है कि राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पे फैसले होते हैं। जब पहले भी नहीं, विरोधाभास तो सब प्रदेश स्तर पर ही थे ना। ये बहन कुमारी एक तबका ये था जो ये मांग करता था कि पार्टी सिंबल पर चुनाव हो, और एक वो तबका था जो मना करता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ मना करते थे, अशोक तंवर बार बार ये मांग करते थे कि कई बार क्या होता है, आपसी में मंथन करने में, विचार विमर्श में कई बार क्या होता है, नहीं विचार मिलते। एक मत से, जैसे बहन कुमारी शैलजा जी के पास कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे नेता लोग गए, इस सिंबल पे चुनाव लड़े, उन्होंने, शैलजा जी ने अपनी बात ऊपर हाईकमान को बताई। हाईकमान जी है जो हुड्डा साहब है, सुरजेवाला जी है, जो हमारे कुलदीप जी, सभी नेताओं ने एक मत होकर ये फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और खास बात ये है, ये तानाशाही सरकार को चलता करने के लिए, जिस प्रकार बड़ौदा में आपने देखा, बड़ौदा के अंदर सरकार ने सारी सरकारी अमला जमला लगा दिया, करोड़ों अरबों रुपए पानी के तेरे भाई, शराब भट्टी, दो कुछ झूठी घोषणाएं की। आज वो मेरे चुनाव में मुख्यमंत्री खुद झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, मंत्री जाके हम विकास करो। 6 साल हो गए, किसको रोका था? भाटी साहब काम ना करो। भाटी साहब ये कहा जा रहा है कि जनता को गुमराह करके आप वोट मांग रहे हैं। एक भी जनता के हित में इन 6 साल के अंदर एक भी भाटी साहब जरा इस पर जवाब दीजिए जरा। भट्टी साहब कहते हैं किसान हरियाणा जी कहते हैं हरियाणा किसान नहीं है, हरियाणा का किसान कांग्रेस और विपक्ष का सोचना है के किसान गुमराह कर रहे हैं। एक भी ऐसा विषय बता दें, एक इशू ऐसा बता दें जिस पर गुमराह किया गया हो। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की मौजूदा सरकार ये
हमेशा मैं जो काम किए हैं, जो करके दिखाया है, एक सवाल पूछा, उसकी तथ्यों पर सुन लो जरा मैं आपको 20 बता दूं, आप इंटरप्ट ना करो, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। आप बड़े जो है उत्साहित नहीं है, हतोत्साहित से नजर आ रहे हैं। उत्साहित तो जरा सुनने की भी कोशिश करता है, कोई बात नहीं, आपकी बौखलाहट हमें समझ आती है, सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस उसने बड़ौदा चुनाव में भी इन्होंने झूठ का प्रचार किया, लेकिन लोगों ने नकार दिया। और जैसे ही इनका बयान आता था, तुरंत 10 और 20 बयान जनता में से आ जाते थे कि ये लोग झूठ बोलते हैं। अभी ये कहते हैं गुमराह करके वोट मांग रहे हैं। एक भी बजरंग दास जी एक कोई तथ्य एक बता दे जिस पर झूठ बोला है, तो मैं इनके सामने वो आंकड़ा रख देता हूं। ये जानते हैं, हम तो प्रतिदिन आंकड़ों पर बात करते हैं। बजरंग जी बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का बताइए ऐसा कौन सा वादा था मुख्यमंत्री ने? आप कह रहे हैं कि पंचकुला में भी आकर के ऐसा वादा किया। आंकड़ों की कलाबाजी करते हैं, कलाबाजी नहीं की, भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है। इसलिए ये केवल और केवल गुमराह करने का काम कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां करती हैं। दूसरी बात, सोमेंद्र जी, एक बात मैं बजरंग दास जी से पूछना चाहूंगा। इनके प्रदेश अध्यक्ष, सुन लो बजरंग दास जी, सुन लो, इनके प्रदेश अध्यक्ष जो पहले थे, उन्होंने भी कहा कि सिंबल पर लड़ लो, अशोक तंवर, इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। अब शैलजा जी इनकी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी बात मानी। इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि शैलजा जी बड़ी नेता है, इसलिए हमने उनकी बातें मानी। इनके यहाँ बड़े और छोटे का बहुत बड़ा अंतर है, वो हम भी कहते हैं, क्योंकि बड़े का अंतर इतना है कि इन नेताओं की कोई बात नहीं सुनता, एक ही परिवार है वो जो तय करता है। इनका हुक्मनामा एक ही जगह से तय होता है, इसलिए ये बड़े और छोटे की बात तो ये हमेशा करते ही हैं। इनके अंदर खाइयां हैं, अलग अलग जो है इनकी खेमे बंदियां हैं, और उस सबको ये जनता कहती है, जनता समझती है, इसीलिए इनको हाशिए पर भेजा, और फिर हाशिए पर इस चुनाव में भी हाशिए पर पहुंचेंगे निश्चित तौर पर। ठीक है, मैं जरा ओंकार जी, ये जिस तरीके के चुनाव हैं, क्या इसमें जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, आज भी लोग कहते हैं कि पानी नहीं है, कई जगहों पर सड़कों को लेकर के परेशानी है, कहते हैं कि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो इन चीजों को बेहतर करने के लिए बात होनी चाहिए, या जैसा कि किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा है या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उन पर बात हो? देखो, किसान आंदोलन तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन नगर निकाय के जो चुनाव है और नगर निकाय की जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे किसी को म्यूटेशन कराने के लिए जाना है, उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं। किसी को अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवानी है या प्रॉपर्टी में कुछ ठीक करवाना है, उसके लिए उसको एक महीना लाइन में लगना पड़ता है और उसकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं होती है। म्यूटेशन हो गया, प्रॉपर्टी आईडी हो गया, एनडीसी हो गया, सफाई हो गया, सड़कें नालियां, कुछ जगह सड़कें नालियां बनी नहीं, कुछ जगह 4-4 बार बन गई। पहले सड़क बनाते हैं, फिर उसमें पाइप डालने आ जाते हैं, जब पाइप डल जाता है तो कुछ बाद दोबारा ठीक हो जाती है, फिर सीवर का पाइप डालने आ जाते हैं। ये जो मिसमैनेजमेंट है और जो धन की बर्बादी है, जन धन की बर्बादी, ये मुख्य मुद्दे नगर निकाय चुनाव में होने चाहिए। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से आज जनता का पूरा ध्यान किसान आंदोलन की तरफ है। इसीलिए आज जो आप देख रहे हो 10 बजे तक मात्र कुछ % भी नहीं हुआ मतदान। ये इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि लोगों का जनतांत्रिक प्रणाली में, लोगों का चुनाव प्रणाली में विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है और इसकी जिम्मेवार मुख्य तौर पर बीजेपी पार्टी है। बीजेपी जब भी कोई व्यक्ति बात करता है, भले वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, अपने हक के लिए खड़ा होता है, तो इनको वो व्यक्ति नहीं नजर आता, इनको विपक्ष नजर आ जाता है। ये जनता को गुमराह करने लग जाता है विपक्ष है। आज मेरे भाई भाटी जी यही मानने को तैयार नहीं है कि सड़कों पे हरियाणा का किसान बैठा है, ये कहते हैं विपक्ष बैठा है, कभी कहते हैं पंजाब का किसान बैठा है, कभी कहते हैं आतंकवादी बैठे हैं, कभी अलगाववादी बोलते हैं। मतलब इनकी एक बयान तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर किसान सड़कों पे नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को अम्बाला में काले झंडे किसने दिखाए? आज पूरे हरियाणा के टोल फ्री किए हुए हैं, वो किसने फ्री किए? अगर किसान नहीं है तो आप वार्ता के लिए उन्हें क्यों बुलाते हो? और सबसे बड़ी बात, हरियाणा में अभी 15 लोगों पे FIR दर्ज की गई जब मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए गए। उन व्यक्तियों के नाम, एड्रेस आपके पास है, आप चेक कर सकते हो कि क्या वो किसान है या नहीं है।
ये घटिया सोच है इनकी, मानसिकता इनकी बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है, ठीक है। अंधभक्ति में डूब चुके हैं लोग। ये जनता के हितों की नहीं सोच सकते। और मेरी अपने भाई से प्रार्थना है, आप किसान नहीं मानते ना, आप एक बार जाके कुंडली बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर जाके देख तो लीजिए, आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी और आप में से अंधभक्ति का जो कीड़ा है वो शायद बाहर निकल जाएगा। भाटी साहब, ये कहा जा रहा है कि अभी तक वोट परसेंटेज की जो रफ्तार है वो जो तेज नहीं हुई है, उसका कारण ये है कि किसान आंदोलन का प्रभाव है, लोग वोटिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। इस बात में आपको कितना दम लग रहा है? नहीं, इस बात में कोई दम नहीं है। देखिए, सर्दी का टाइम है, सर्दी बिल्कुल पीक पर है और सुबह सुबह निश्चित तौर पर ये मतदान कम रहेगा, लेकिन जो ही दोपहर की तरफ बढ़ेंगे हम आगे तो ये मतदान परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ सकती है और बढ़ेगी ये, क्योंकि लोग जो है धीरे धीरे घरों से बाहर निकलते हैं। वैसे भी संडे का दिन है तो ये परसेंटेज अब आगे बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, बहुत अच्छा हुआ, पहली डिबेट में ये बात शायद छूट गई थी, ये अपने ओंकार जी पहले भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, डिजिटलाइजेशन की जो बात है ये उसे एक्सेप्ट तो करते हैं उसको, लेकिन खामियां बता करके उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी आईडी, जितनी प्रॉपर्टी चाहे इनेलो की सरकार ओम प्रकाश जी चौटाला साहब की रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इन्होंने लूटने का काम किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डिजिटलाइजेशन का काम हुआ। प्रॉपर्टी को अगर सारा कंप्यूटराइजेशन हो रहा है और उस कंप्यूटराइजेशन को कोई छोटी मोटी खामी कहीं रह गई है उसको लेकर के रिजेक्ट कर रहे हैं। आज सुनिए जरा, आप कहते हैं 2 आईडी है, 4 आईडी है, सारे की सारे एक नंबर डालिए, आपका पूरा डाटा निकल के आएगा। हुड्डा की एक ओंकार जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हुड्डा की एक प्रॉपर्टी का आईडी जो है बन चुका है। उसके अलावा बिजली के बिलों का पूरे के पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है। उसके अलावा रजिस्ट्री और जो जितनी भी जमीन और जायदाद जो है रेवेन्यू विभाग उसका डिजिटलाइजेशन कर रहा है। करप्शन स्वतः तौर से ये खत्म होने की तरफ है। आज इन लोगों में यही बौखलाहट है क्योंकि कांग्रेस ने अपार संपदा लूटी लोगों की और रिश्वत भ्रष्टाचार जो चरम पर रहा। सीएलयू देख लीजिए, अभी मुख्यमंत्री जी का कल का बयान है, सीएलयू आप अपने कंप्यूटर पर डालिए और 30 दिन के अंदर आपका सीएलयू निश्चित तौर पर हो जाएगा। अगर कहीं पेपर वर्क में कमी है वो आप पूरी कर दीजिए। ऑनलाइन आप सिस्टम बताइए, ठीक है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया पिछले 5 साल में, और इसमें भी जेजेपी को साथ लेकर के भ्रष्टाचार को 0% कर देंगे। इससे इन लोगों में बौखलाहट है क्योंकि पर्ची और खर्ची तो इन्हीं के यहाँ चलती थी, इसलिए इनको ये सब चीजें रिजेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। आज भ्रष्टाचार खत्म होने की तरफ है। भाटी साहब, अभी विपक्ष भी इसको लेकर के आवाज उठा रहे हैं। ये जो घोटालों को लेकर के आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में घोटाले हुए, तो आरोप तो अब भी लगाए जा रहे हैं, शराब घोटाला, धान घोटाला, ये सब चर्चाएं तो अभी भी चल रही हैं ना। शुभेंद्र जी, देखिए, आपने दो जिसको ये घोटाला कहते हैं, शराब माफिया कांग्रेस के समय, इनेलो के समय, कितने समय से वो काम करता आ रहा है। हमारी सरकार ने तो उसको पकड़ के सलाखों के पीछे करने का काम किया है। उसमें जो लोग इन्वॉल्व है उन सबको सलाखों के पीछे करने का काम किया है। ये हमारी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार ने किया। ये उल्टा एलिगेशन लगाते हैं। जो एक अच्छा काम कर रहा है उसको शाबाशी देने की बजाय उल्टा उनको एलिगेशन लगाते हैं। ये विपक्ष के कारनामे हैं। ये कहते हैं धान घोटाला आप देखिए, मैं कहता हूं जो पीआर था, जो मोटा धान था, उसको फर्जीवाड़ा कौन करता था? केवल और केवल विपक्ष के समय वो फर्जीवाड़ा होता था। आज उसको रोकने का काम किया है। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जिन पर रिकवरी बनती है, उनसे रिकवरी की जाए। एक चीज और शुभेंद्र जी, मैं थोड़ी सी जोड़ूंगा बहुत जल्दी से। ये लोग क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि डिजिटलाइजेशन ना हो और जैसे बाजरे की फसल है, गेहूं की फसल है, वो पहले कंप्यूटर पर किसान को चढ़ानी होती है।
उसकी खरीद जो ठीक होती है, है। ठीक है सर, यानी कि ये आपके कहने का चाहते थे मतलब कि ये है कि सब कुछ ऑनलाइन ना हो, सिस्टम होने से क्योंकि ये जो गुंजाइश थी कांग्रेस और भ्रष्टाचार की वो विपक्ष खत्म हो गई ज्यादातर है। लोग तो आड़ती बने हुए हैं। हाँ। वो राजस्थान और उत्तर मैं प्रदेश और ये- दूसरे प्रदेशों से ला करके यहाँ वो गोरख धंधा करते थे। नहीं तो ये लड़ाई की इसलिए आड़तियों के इनको खिलाफ सबसे है क्या? बड़ी चिढ़ रहती है विपक्ष ठीक को और है, ठीक है, कांग्रेस को। बजरंग जी। शिवेंदु जी, मेरे साथी भट्टी जी बोल रहे थे घोटाला नहीं। मैं स्पष्ट तौर पे हाल ही के घोटाले बताता हूं। पहले तो लॉकडाउन ले लो आप। लॉकडाउन के समय रिश्ती घोटाला, शराब घोटाला, उसके बाद में फिर सरसों घोटाला। जब सरसों घोटाला उठाया गया जोर शोर से, मैं बताता हूं घोटाला कैसे किया। 4425 रुपए सरसों का एमएसपी रेट है। सरकार के चेतों ने 3500-3600 रुपए में किसान की सरसों परचेज करके राजस्थान से मंगाकर एफड की सरकारी एजेंसियों 4425 में बेच दी, लिखा दी। अरबों रुपया घोटाला किया। खनन घोटाला, धान घोटाला, अब हाल ही में ले लो जो घोटाला हो लिया और चल रहा है वो है बाजरा घोटाला। ये वही बाजरा किसान का 1200 रुपए में सरकार के चेते लेके चुपचाले सरकारी एजेंसियों 2150 के अंदर चेप रहे हैं। घोटाला कौन कर रहा है, सरकार किसकी है। बेमतलब की बातें करने से कुछ नहीं होता। आज तक जो घोटाले होते हैं आपके सामने इंक्वायरी करवा लो, पता लग जाएगा घोटाला कहां से किस किसने किया है। खुले तौर पे प्रूफ हो गया शराब घोटाला हुआ है, रिश्ती घोटाला हुआ है। क्या करते हैं सरकारी छोटे छोटे एम्प्लॉई ये जो बात है ना कि आरोप लगा देना, दर्ज करके उनको भारतीय सस्पेंड जनता कर पार्टी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इससे पहले की जो मैं सरकारें थी प्रूफ वो करता हूं। घोटाला करती थी। आप कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त में घोटाले हो रहे हैं। मेरी बात सुनिए प्लीज। हाँ, मैं कहता हूं, मैं तो प्रूफ दे रहा हूं। हाँ। घोटाला आप 2150 का बाजरा आज एमएसपी है। आप 1200 रुपए में कितना बाजरा ले लो, आप उनसे पूछो भट्टी से। नहीं, ठीक है। 1200 बाजरा कितना लेना चाहोगे? ठीक है। उतना दबा देता बजरंग हूं। जी, आज बजरंग जी, किसान मैं एक ढूंढ रहा है चीज- मार्केट के अंदर। ऐसी स्थिति है। अरे जहां चुनाव की बात सुन लो आप, जी। चुनाव की बात कर रहे हैं कि चुनाव की क्या स्थिति है। आज हालात मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने पूरी सर्वे की है लगातार और ईपी में टच में ही था, रिपोर्ट ले रहा था कि लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति बड़ा भारी उत्साह है। उसका मुख्य कारण बताता हूं। आज पूरी प्रदेश की जनता, किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम इस सरकार के खिलाफ है। ये कहते हैं भी हमने कौन सी झूठी घोषणा करी, आप बता दीजिए। आप सुन लो, बड़ौदा चुनाव था। बड़ौदा चुनाव में मुख्यमंत्री जी पहले मतलब आज नहीं, ठीक है, चलिए बड़ौदा अगर बड़ौदा चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं जरा भाटी साहब से एक सवाल कर लेता हूं। भाटी साहब, चलिए आप बात का जवाब देने दीजिए। हाँ, बताइए सर, जवाब दे दीजिए पहले आप। ठीक हो, मैं यही कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी चुनाव के समय वहां जाकर क्या कहते हैं, भाई बड़ौदा की जनता मुझे बड़ौदा का विधायक समझे। मैं पूछना चाहता हूं भट्टी साहब, बड़ौदा विधायक अगर मनोहर लाल खट्टर है तो करनाल का विधायक कौन था? झूठी घोषणाएं, कितनी झूठी घोषणाएं, करोड़ों अरबों रुपए की। चलिए, ठीक है सर, ठीक है। भाटी साहब, मेरा सवाल ये है कि बड़ौदा के अंदर भी, क्योंकि उस वक्त भी किसान आंदोलन का एक प्रभाव था, क्या आपको लग रहा है कि उस वक्त बड़ौदा उपचुनाव के अंदर जो हार हुई वो किसान आंदोलन का एक बड़ा कारण था, उसका ही एक प्रभाव था जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा? सुमंद्री जी, देखिए, पहले जो इससे पहले जो अभी डिबेट चल रही थी उसमें इस पर काफी बड़ी डिबेट में चर्चाएं हुई। जो बड़ौदा चुनाव था उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। अगर बड़ौदा की बात करें तो फिर हमें यमुनानगर और करनाल उन चुनावों की भी बात करनी पड़ेगी, फिर हमें विधानसभा लोकसभा की भी बात करनी पड़ेगी। बड़ौदा जो चुनाव था वो उसका मुद्दा बहुत संकुचित हो गया था। लोगों ने क्योंकि वहां पर
एक ही बिरादरी के बाहुल्य वोट हैं और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंचों से जाकर के रोना शुरू किया कि मेरी राजनीतिक भूमि खत्म हो जाएगी, मेरा और मेरे परिवार का राजनीतिक जीवन है समाप्त हो जाएगा, और क्या आप मुझे वो जिंदा रहने का अधिकार देंगे या नहीं देंगे, ये मुद्दा आ गया। इसलिए वहां पर न किसान मुद्दा था न दूसरा कोई मुद्दा था, केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मर्सी वोट जिसे कहते हैं ना, दया वोट, वो लोगों ने दिए। इसलिए उससे मुकाबला करना कहीं उससे ये लोग बड़े उत्साहित होते हैं, लेकिन ये उनका कांग्रेस पार्टी का हतोत्साहित होना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ौदा में जीत हासिल करके आती इसका है। कारण नहीं, मेरी छोटी सी बात, इसके पीछे ठोस काम सुन लीजिए। जब शैलजा जी को मंच से नहीं बोलने दिया, धक्के दे के नीचे उतार दिया, किसी और नेता को जाने नहीं दिया, केवल और केवल दोनों बाप और बेटे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे, केवल और वही, और सारा नहीं तो सर यही तो प्रभाव है ना, इसीलिए तो इसका चुनाव था। नहीं वो इसलिए तो, उससे वो मुकाबला तो बात है करना ही बिल्कुल तथ्यहीन है। दूसरी बात, अभी पूरी कांग्रेस लगी हुई थी बड़ौदा में, बहन कुमारी शैलजा जी लगातार वहां पर दूसरी सुमेंद्र जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात, अभी बजरंग दास जी कह रहे थे कि घोटाले हुए, धान घोटाला, सरसों घोटाला, दूसरे, मैंने अभी कहा था कि किसान को अपनी जमीन का ब्यौरा पोर्टल पर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर चढ़ाना था। इतनी उसने सरसों को, इन्होंने कहा सरसों का घोटाला हो गया, सरसों का घोटाला हो गया, 4450 रुपए की 1200-1400 पता नहीं क्या क्या रेट ये गिनते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस जिस नाम पर घोटाला करती थी उसको बंद करने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, क्योंकि अब उसको कंप्यूटर पर चढ़वाना था। जिस किसान ने सरसों बोई है, किसान ने चढ़वाई, चलिए और उसका फिर वापस सरकार ने खरीदा। अगर नहीं खरीदा तो उन लोगों का नहीं खरीदा जो बाहर से ला करके बेचना चाहते थे, जो ब्लैक मार्केटिंग हमेशा से कांग्रेस के समय। ठीक है सर, ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन में ओंकार सिंह जी से भी ले रहा हूं। बड़ौदा का यहाँ पर जिक्र हो रहा है ओंकार सिंह जी, बार बार इस बात को लेकर के बताया जा रहा था कि बड़ौदा का उपचुनाव होगा और उसके बाद सरकार गिर जाएगी, बार बार ये संभावनाएं जताई जा रही थी, ऐसा बार बार कहा जा रहा था। तो क्या निगम के चुनावों को लेकर के भी कोई प्रेडिक्शन है? मेरे भाई बाटी जी को जरा चुप कराइए। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा हर एक चुनाव का परिणाम आने के बाद कुछ न कुछ तो इफेक्ट आता ही है, प्रभाव आता ही है। जहां तक सरकार गिरने की बात है, जनता में खलबली इस वक्त मची है, जनता में असंतोष की भावना है, वो इस सरकार के ऊपर विश्वास उठ चुका है। अब कुछ लोग सत्ता से चिपक कर, जेजेपी के नेता सत्ता से चिपक कर किसान की बात को नजरअंदाज किए हुए हैं, तो इसका इलाज तो कोई नहीं है। अब मैं आता हूँ नगर निकाय चुनाव के ऊपर। नगर निकाय चुनाव में नगर निकाय की योजनाएं और नगर की जो सुविधाएं जनता को दी जाती हैं उस पर मुख्य अब मुद्दा होना चाहिए। ये मेरे भाई कह रहे थे रजिस्ट्री प्रक्रिया, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। रजिस्ट्री 22 जुलाई से इन्होंने पूरे प्रदेश की रजिस्ट्री कंप्यूटरीकृत के नाम पर बंद कर दी कि कहीं की रजिस्ट्री भी कहीं भी हो सकती है, अम्बाला की रजिस्ट्री सोनीपत हो सकती है, ये भी बोला इन्होंने। आज पोजीशन ये है 22 जुलाई के बाद 6 महीने होने के बावजूद भी रजिस्ट्री प्रणाली पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कराने जाता है तो उसको प्रॉपर्टी आईडी नहीं मिलती। प्रॉपर्टी आईडी मिलती है तो प्रॉपर्टी आईडी नगर निकाय में ठीक करवाने के लिए जाता है। तो यहाँ बहुत बड़ी खामी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हरियाणा एक है, हरियाणा में 2 प्रणालियां लागू है इस वक्त। एक प्रणाली यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडी का कंप्यूटर अलग है, और नगर निगम में जो कंप्यूटर पड़े हुए हैं वो दिल्ली की एक साइट से जुड़े हुए हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने जाता है तो नगर परिषद में ठीक कराता है तो तहसील में ठीक नहीं होता, तहसील में पैसे जमा कराता है, नगर परिषद में शो नहीं होते। एक हरियाणा में 2 प्रणालियां कंप्यूटर की काम कर रही हैं, और इन ये कहते हैं हमने योजनाओं को सरलीकरण कर दिया, प्रक्रिया अच्छी कर दी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आप मेरे भाई बाटी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, किसी एक प्रॉपर्टी आईडी को ठीक कराने के लिए किसी भी नगर निकाय में जाइए या फिर एक रजिस्ट्री कराने के लिए किसी तहसील में जाइए, आपको पता लग जाएगा भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या ज्यादा हुआ है। ये सिर्फ खाली बातें करने से या कंप्यूटर की बातें करने से बात नहीं बनती। जब तक हम प्रणालियों को उचित रूप से लागू करके जनता को सुख सुविधाएं देने में सक्षम नहीं हो जाते,
तब तक ऐसी बातें करना बेमानी है। और लोकतंत्र में जनता सुप्रीम है। आप जब भी कोई विरोध करता है, आप उसको जनता मानते ही नहीं हो, उसको विरोधी मानते हैं। भले ही वो विरोधी है, लेकिन वो जनता का एक अंश है, उसका विरोध करना अधिकार है। आप उसको सिर्फ ऐसी बातें कह के ये आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये पंजाब का किसान है, ये कह के उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप लोकतंत्र की भावनाओं का सम्मान करो, जनता का सम्मान करो। भाटी साहब जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि इसमें एक चीज तो ये भी है कि आपने ठीक है ऑनलाइन सिस्टम किया है, लेकिन उसके अंदर खामियां भी तो बहुत सारी आ रही है ना। उनको भी तो आपको देखना होगा, उनमें भी तो सुधार करने की जरूरत है ना, क्योंकि परेशानी तो जनता को हो रही है। शुभेंदु जी देखिए, चलिए मैं इनको धन्यवाद करता हूं। इन्होंने कहा कि अभी उसमें कुछ खामियां हैं। मैं इनको कहता हूं, ये मान लीजिए हमने 10% ठीक कर दिया, हमने 20 कर दिया, 40 कर दिया, 50 कर दिया, ठीक किया ना कुछ? भाई आपसे तो बेहतर कर दिया, कांग्रेस से हमने बेहतर कर दिया, कुछ तो ठीक किया है। हमारा प्रयास है कि हम 100% ठीक कर दें। अभी सुनिए जरा भाई, ठीक कर दिया, आपको ये चीजें रास नहीं आएंगी। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, भाई भतीजाबाद, क्षेत्रवाद, ये चरम पर आप लोगों ने किया, इसलिए आपको ये रास नहीं आने वाला। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हम उग्रवादी कहते हैं, वो नारे पाकिस्तान के कौन लगा रहा था, वो खालिस्तान के नारे कौन लगा रहा था, खाना कौन परोस रहा है, पर्चे बांट रहा है, उसकी रिहाई की बातें कौन कर रहा है, उनको उग्रवादी नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे उन लोगों को? दूसरी बात, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किस बात का विरोध कर रहे हैं आज तक बता नहीं पाए, और केवल विरोध करना है तो ठीक है, उनकी नियत बन चुकी है, ठीक है, कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध करना कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर इस चुनाव की मैं बात करता हूं, किसान आंदोलन का रत्ती भर इस पर कोई प्रभाव नहीं है। लोकल मुद्दों के आधार पर यह चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी की सरकार एक एक बात को गिनवा रही है। जो उन शहरों में जहां हमारे चाहे पंचकुला है, अंबाला है और दूसरी जगह जहां भी चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव जितने भी हैं, एक एक उस चीज को गिनवाया है जो हमने उन शहरों के लिए, उस क्षेत्र के लिए की है, जो पूरे हरियाणा के लिए की है। इसलिए विपक्ष इन्हेलो तो है ही नहीं कहीं सीन में। कांग्रेस पार्टी के पास जवाब देने के लिए नहीं है। केवल और केवल कभी घोटालों की बात करते हैं, क्यों घोटालों में ये सालों साल जो है इन्वॉल्व रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। निश्चित तौर पर जीत भारतीय जनता पार्टी के। नहीं भाटी साहब, ये ऐसा नहीं ना कि आरोप लगा दें और चले जाएं। अगर कांग्रेस पार्टी ने घोटाले किए, सिद्ध करके आप करिए ना अंदर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कहते हैं कि अगर आप जमीन घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगाते हैं तो साबित क्यों नहीं कर पाए अभी तक? ये झूठे पर्चे दर्ज करना ने काम नहीं, ठीक है, जरा भाटी जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। भाटी जी देखिए, जहां तक है अंदर करने की बात, भारतीय जनता पार्टी किसी से द्वेष भावना से काम नहीं करती। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, कोर्ट के ट्रायल चल रहे हैं। अंदर और बाहर करना कोर्ट का काम है। वो गिल्टी है, निश्चित तौर पर अंदर होंगे। आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी दुर्भावना से नहीं करती, कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने यहाँ पर इमरजेंसी लागू की दुर्भावना से। कांग्रेस की क्या गति हुई सारा देश जानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्होंने गलत काम किया है, एफआईआर दर्ज है, चाहे गुड़गांव लगा लीजिए, पंचकुला समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा जल्दी से आंखें ले लेता हूं। भाटी साहब, अब आपको उम्मीद क्या लग रही है? ये जैसे जैसे समय की सुइयां आगे बढ़ेगी, समय आगे होगा, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, उम्मीद है आपको? भाटी साहब जी निश्चित तौर पर शुभेंदु जी, वोटिंग परसेंटेज अब, क्योंकि देखिए ये सर्दी का समय है और निश्चित तौर पर ये अब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जाएगा और ये शाम तक एक निश्चित तौर पर एक अच्छी वोटिंग इसमें होने वाली है। लोगों में उत्साहवर्धन है। ठीक है बजरंग जी, ठीक है सर, ठीक है, जो भी जरा जल्दी से मेरी एक्शन ले लेता हूं। बजरंग जी, लोकसभा, ये जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उतना ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती होगी। आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? ज्यादा परसेंटेज वोटिंग का अगर होना, ये क्या बताएगा? बिल्कुल, ये देखिए, पहला तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा जनता से कि वोटिंग हर एक व्यक्ति अपना वोट जरूर डाल के आए,
वोट परसेंटेज ज्यादा होने चाहिए, ताकि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक तो हथियार है, वो वोट है। ठीक है, इस वोट के माध्यम से पंचायत की मतलब सरकार बनती है। और लगातार हरियाणा निगम भी की यही बनती अपील है, कर रहा है या हरियाणा की वोटिंग सरकार करने के लिए आप बनती अपने है। घर से जरूर बाहर निकले। ओंकार हाँ, सिंह, मैं चलो तो जल्दी खुद से अपील रिएक्शन। कर रहा हूँ। ठीक है ओंकार सिंह, वोट जरूर डाले। इस पूरे चुनाव के एक बात और अंदर, कहना चाहूंगा, ठीक है, आप खुले मैदान में तो नहीं है, तो बैकएंड पर किसी को सपोर्ट तो करेंगे ना, दर्ज करके, या बिल्कुल बाइकआउट है? एक मिनट बजरंग जी को शांत करें। मैं बताना चाहूंगा, किसान आंदोलन के चलते वोटिंग परसेंटेज वो नहीं आ पाएगा जो हर बार आता है। चलिए ठीक है, आपका ये इससे पहले भी यही कहना था। खैर बहुत शुक्रिया, माफी के साथ रुकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन घर से बाहर निकलिए, वोटिंग करिए और इस लोकतंत्र के अंदर अपनी भूमिका जरूर निभाइए। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।